थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की कहानी है साल 2015 की कोरियन क्राइम एक्शन फिल्म कॉइन लॉकर गर्ल। ये कहानी है एक अनाथ बच्ची की जिससे एक फीमेल माफिया बॉस पाल के बड़ा करती है और इसी लॉयल्टी की वजह से ये लड़की कोरियन अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक गैंगस्टर बनती है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपनी आज की मूवी की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर ले। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2004 में साउथ कोरिया के एक ट्रेन स्टेशन से, जहां एक भिखारी को 10 नंबर के कॉइन लॉकर से एक लावारिस बच्ची मिलती है। कुछ भिखारियों के साथ ये बच्ची वहीं प्लेटफॉर्म पे ही रहने लगती है और डस्टबिन में से फेंके हुए खाने को खा के अपना गुजारा करती है। एक दिन शहर के पुलिस वाले भिखारियों को पीट के स्टेशन से हटाने लगते हैं जब डिटेक्टिव टाक नाम के एक पुलिस वाले की नजर इस बच्ची पे पड़ती है और टाक इसे एक सूटकेस में डाल के अपने साथ चाइना टाउन ले जाता है। चाइना टाउन में एक ऐसी जगह होती है जहां देश में इलीगल तरीके से आए रेफ्यूजी अपनी नकली मेडिकल रिकॉर्ड्स और फेक आईडी कार्ड्स बनवाते हैं और टाक इस बच्ची को इसी जगह की ओनर माँ के पास लेके आता है। माँ यहाँ की सबसे खतरनाक लेडी डॉन होती है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग और हर तरह का इलीगल धंधा करती है। टाक इस बच्ची को माँ के पास छोड़ देता है और वो इसके जैसे कई होमलेस बच्चों को माँ के पास लाता रहता है क्योंकि उसे जुए का अपना लिया हुआ कर्जा उतारना होता है। माँ और उसका गैंग इन बच्चों से शहर और ट्रेन्स में भीख मंगवाते हैं और कुछ महीनों के बाद वो एक वैन में डाल के इन बच्चों को चाइना टाउन से कहीं दूर छोड़ देते हैं और उस बच्ची के साथ भी माँ के गैंग वाले ऐसा ही करते हैं। पर वो बच्ची और बच्चों की तरह रोती नहीं है और पैदल ही कई घंटों का सफर तय करके माँ के घर वापस आ जाती है। और इस बच्ची की हिम्मत देख के माँ काफी इम्प्रेस होती है और उसे अपने साथ रखने का फैसला करती है। माँ इस बच्ची को टू यंग का नाम देती है और ये बच्ची अब माँ को हर जगह फॉलो करती है। एक दिन इन्हें एक गली में एक इंजर्ड डॉग मिलता है और माँ उस डॉग को मार के उसे पेन से फ्री करती है और यंग से कहती है कि मेरी जगह तुझे ये काम करना चाहिए था और यूजलेस लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। माँ को फॉलो करते हुए 13 साल बीत जाते हैं और अब यंग बड़ी हो जाती है जो माँ के गैंग के लिए कलेक्शन का काम करती है। एक दिन यंग अकेले एक गैम्बलिंग den में जाती है और जुआ खेल रहे कुछ आदमियों के बीच में बैठ के वो एक आदमी से इंटरेस्ट के पैसे मांगती है जो उस आदमी ने माँ से लिए थे। पर वो आदमी एक एस्ट्रे उठा के उसे फेस पे हिट करता है क्योंकि उसे लगता है कि एक अकेली लड़की उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यंग के फेस पे स्क्रैच आता है और वो खून स्पिट करके और अपनी सिगरेट उसी एस्ट्रे में बुझा के फिर से उस आदमी से पैसे पे करने को बोलती है, जिसपे वो आदमी उसे पीटने के लिए उठता है। पर वो फोन पे एक नंबर डायल करती है और उस आदमी को अपनी वाइफ की चीखें सुनाई देती हैं, जिसका मतलब यंग के बाकी साथी उस आदमी के घर पे हैं और वो आदमी तुरंत उससे माफी मांगने लगता है। यंग उस आदमी को अपने सारे पैसे लगा के 5 गुना ज्यादा बड़ा जुआ खेलने के लिए फोर्स करती है और 2 बार हारने के बाद वो आदमी एक बड़ी रकम जीत जाता है और यंग को सर झुका के शुक्रिया कहता है। पर यंग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती और वो उस आदमी को एक खाली बोतल अपने मुंह में डालने को बोलती है और उसी एस्ट्रे से उस आदमी को जोर से हिट करती है जिससे उसके कई दांत टूट के रूम में फैल जाते हैं। अपने घर आके यंग माँ को आज की हुई कलेक्शन के बारे में बताती है और अपने अडॉप्टेड भाई होंग से भी मिलती है जो मेंटली थोड़ा वीक होता है और यंग उसे अपनी दवाई टाइम पे लेने के लिए फोर्स करती है जिससे वो शांत रहता है। तभी उनका अडॉप्टेड बड़ा भाई वो यंग के फेस पे वो कट नोटिस करता है और पूछता है कि किसने उस पे हाथ उठाया। पर यंग बात टाल देती है क्योंकि वो पहले ही अपने अटैकर का चेहरा बिगाड़ चुकी है। वू और होंग की ही तरह यंग की एक अडॉप्टेड बहन भी होती है जिसका नाम सॉन्ग होता है और माँ के साथ ये चारों डिनर करने टेबल पे बैठते हैं। माँ ने यंग की ही तरह इन तीनों होमलेस बच्चों को भी पाल के बड़ा करा होता है और अब ये सभी माँ के इलीगल कामों में उसका साथ देते हैं और ये माँ की अपनी सगी मदर की तरह ही रिस्पेक्ट करते हैं। इन्हीं के साथ टेबल पे माँ का अकाउंटेंट भी बैठा होता है जिसे सब टीचर आन कहते हैं और वो इस महीने का सारा हिसाब देकर कहता है कि युन नाम के एक बिजनेसमैन ने अपने लिए हुए पैसे वापस नहीं किए हैं और वो फिलीपींस भाग गया है और अब उसका कर्जा पाक नाम का उसका बेटा उतारेगा और माँ पाक से वसूली करने का काम यंग को देती है। अगले दिन जब यंग पाक नाम के उस बिजनेसमैन के बेटे से वसूली करने जा रही होती है तब वो उसे रोकता है और उसे प्रोटेक्शन के लिए एक चाकू देता है। पर यंग के पास पहले ही अपना पर्सनल चाकू होता है और जब वो उसे अपने चेहरे के लिए बैंडेड देता है तब यंग बिना कुछ कहे ही चली जाती है क्योंकि उसे वो का अपने छोटे भाई बहनों के लिए इतना केयर करना बिल्कुल पसंद नहीं होता।
वो पाक नाम के उस लड़के के घर जाती है, पर उसे चाकू दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि पाक को पता होता है कि वो यहाँ इंटरेस्ट के पैसे लेने आई है। पाक उसे रिस्पेक्टफुली अपने घर में इनवाइट करता है और पैसे देने से पहले उसके लिए नूडल्स बनाता है क्योंकि वो एक शेफ होता है और उसे खाना बनाना पसंद होता है। वो यंग से कहता है कि उसका फादर फिलीपींस में काफी मेहनत कर रहा है और हम जल्द ही अपना सारा लोन उतार देंगे। पर यंग कहती है कि अगर तेरा फादर भाग गया तो तेरे लिए बेहद मुश्किल हो जाएगी। पर पाक कहता है कि उसके फादर ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो यंग के चेहरे पे लगी चोट पे एक ऑइंटमेंट भी लगाता है, पर ऐसा करते ही वो भड़क जाती है और नूडल्स का बाउल फेंक के उसके घर से बाहर आ जाती है। रास्ते में उसे माँ का फोन आता है और माँ उसे अपनी बहन सॉन्ग को घर लाने को बोलती है, जो नशे में किसी क्लब में लड़ाई कर रही होती है। यंग जब उस क्लब में जाती है तो सॉन्ग एक लड़की को पीट रही होती है और उसका हाथ चेक करने पर उसे मल्टीपल नीडल्स के निशान दिखाई देते हैं और यंग उसे नशे की हालत में लेके क्लब से बाहर जाने लगती है। जब उस क्लब का ओनर और गैंगस्टर शीडो वहां आता है। शीटो पहले माँ के लिए ही काम करता था, पर अब वो उसे छोड़ के क्लब्स के बिजनेसेस में आ गया होता है। शीडो कहता है कि तेरी बहन ने ड्रग्स के लिए मुझे अब तक पे नहीं किया है और यंग शीडो से कहती है कि अगर तूने दोबारा कभी मेरी बहन को ड्रग्स दिए तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा, जिसपे शीडो उसके फेस को टच करता है और यंग उसके मुंह पे पैसे फेंक के वहां से चली जाती है। अगले दिन वो फिर से इंटरेस्ट के पैसे लेने पाक के घर जाती है और काफी बेल बजाने के बाद भी जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वो लॉक तोड़ के घर के अंदर घुस जाती है, पर अंदर कोई नहीं होता। वो पाक को फोन करती है और वो उसे उस होटल में आने को बोलता है जहां वो शेफ होता है और यंग उसे वहां खाना बनाते हुए दिखती है और अपनी शिफ्ट खत्म होते ही पाक उसे एक एनवलप में इंटरेस्ट के पैसे देता है जो वो कल भूल गई थी। पाक उसे फ्री मूवी टिकट्स का एक वाउचर दिखाता है जो जल्द ही एक्सपायर होने वाला है और वो उसे अपने साथ मूवी देखने का इनविटेशन देता है। यंग को मूवीज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए वो बीच मूवी में ही सो जाती है और अपनी आंखें खुलने पर वो नोटिस करती है कि वो पाक के कंधे पे ही सो गई थी। इसके बाद वो दोनों एक बार में जाते हैं और ड्रिंक करते हुए पार्क उसे अपने शेफ बनने की कहानी सुनाता है और कहता है कि वो फ्रांस के फेमस कुकिंग स्कूल ले कॉर्डन ब्लू में भी सिलेक्ट हो गया था, पर अपने फादर के बिजनेस लॉसेस की वजह से वो जा नहीं पाया। पर उसे यकीन है कि इसके बाद भी वो कोरिया का सबसे ग्रेट शेफ बनेगा। यंग को पहली बार किसी लड़के की कंपनी अच्छी लग रही होती है और उसे समझ नहीं आता कि लोन और गरीबी की लाइफ में भी पाक इतना खुश कैसे रहता है। पाक की ड्रिंकिंग कैपेसिटी यंग से काफी कम होती है और उसके सेट होने के बाद यंग उसे उसके घर लाती है और पाक नीचे जमीन पे ही सो जाता है और वो नींद में उससे सॉरी कहता है क्योंकि वो एक गरीब है। वो जब पाक को सोता हुआ दिख रही होती है तभी उसे माँ का कॉल आता है जिसे वो पिक नहीं करती। वो वापस घर जाती है और अपनी कार में से वो माँ को अकेले बारिश में घर से बाहर आते हुए देखती है। यंग कार से एक अम्ब्रेला के साथ बाहर आती है और माँ को कवर करके उसके पीछे पीछे चलने लगती है। माँ एक ब्रिज पे जाके एक धार्मिक रिचुअल करती है और 3 बार अपना सर झुकाने के बाद अपनी ड्रिंक में से 3 बूंदे गिराती है और यंग के पूछने पर वो कहती है कि वो ये सेरेमनी हर महीने अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए करती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। पर अपनी क्राइम की लाइफ में माँ को इंसानी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं होती और यंग के जाते ही वो वू से फोन पे बात करती है और काम खत्म करने को बोलती है। माँ की कॉल डिस्कनेक्ट होते ही वो एक कमरे में आता है जहाँ उसने कई लोगों को जान से मार दिया होता है और वहीं खून में लथपथ होंग भी होता है जो मरे हुए लोगों की काउंटिंग कर रहा होता है ताकि इन सभी के चल रहे ऑर्गन्स को निकाल के बेचा जा सके। उधर यंग सॉन्ग के साथ मार्केट जाती है जहां सॉन्ग उसका मजाक उड़ाती है क्योंकि उसमें लड़कियों वाली कोई बात नहीं होती। पर यंग को वहां एक सिंपल ड्रेस पसंद आती है और सॉन्ग के कहने पर वो उस ड्रेस को खरीद के पहनती भी है जिसमें वो पहली बार खुश और एक लड़की की तरह दिख रही होती है। माँ के ऑफिस में वो उसी ड्रेस में स्माइल करते हुए एक फोटो भी खिंचवाती है और वो सॉन्ग से पूछती है कि यहाँ से फ्रांस कितना दूर है, जिसका रीजन पूछने पर वो टॉपिक चेंज कर देती है। यंग के बदलते बिहेवियर को माँ भी नोटिस कर लेती है, पर माँ के बिजनेस में फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं होती और वो वू को यंग पे नजर रखने के लिए बोलती है। वू को जैसे ही पता चलता है कि पाक की वजह से उसकी बहन अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो रही है, वैसे ही वो उस होटल में चला जाता है जहां पाक काम करता है और वो पाक को सबके सामने पीटने के बाद उबलता हुआ तेल उसके मुंह पे फेंकने की धमकी देता है और कहता है कि या तो कल तक हमारे सारे पैसे लौटा दे या ये शहर छोड़ के भाग जा, वरना कल मैं तुझे जान से मार दूंगा।
उसी रात को माँ एक कार में यंग से मिलती है और कहती है कि तुझे अब उस लड़के से वसूली करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका फादर फिलीपीन से भाग गया है। इसीलिए अपने लॉसेस को कवर करने के लिए हम उसे मार के उसके ऑर्गन्स निकालने वाले हैं। माँ उसे एक कॉन्सेंट फॉर्म दिखाती है जिसमें पार्क के फादर ने उन्हें पार्क के मरने के बाद उस पे सर्जरीज करने की परमिशन भी दी होती है। माँ के जाते ही यंग फौरन पार्क के घर की तरफ भागती है, जहाँ होंग एक बड़ा सा चाकू लेके पार्क के अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे खड़ा होता है। यंग उसे बातों में उलझाती है और ऊपर जाने से पहले 100 तक काउंटिंग करने का एक टास्क देती है। उधर अपने घर पर वू को सॉन्ग से पता चलता है कि आज माँ ने पार्क नाम के उस लड़के को मारने का ऑर्डर दिया है और यंग भी वहाँ गई है, और किसी अनहोनी को रोकने के लिए वू फौरन वहाँ जाने के लिए भागता है। यंग जोर जोर से पार्क का डोर नॉक करती है और उसके दरवाजा खोलते ही वो उसे फ्रांस की एक फ्लाइट टिकट देके यहाँ से भागने के लिए बोलती है। यंग उससे कहती है कि तेरा फादर तुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ के भाग गया है और तुझे अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा, पर पार्क को उस पे यकीन नहीं होता और तभी होंग अपना चाकू लेके उनके सामने आता है और यंग भी अपना चाकू निकाल के उसे पीछे रहने को बोलती है। पर होंग ने बचपन से ही सिर्फ माँ के ऑर्डर्स को फॉलो करना सीखा होता है, इसलिए वो पार्क को मारने आगे बढ़ता है, पर यंग उसे इंजर्ड कर देती है और वो दोनों सीढ़ियों से नीचे भागने लगते हैं। माँ भी उसी बिल्डिंग के ठीक नीचे अपनी कार में बैठ के स्मोक कर रही होती है और जैसे ही पार्क और यंग बिल्डिंग के बेसमेंट में बनी पार्किंग तक आते हैं, वैसे ही रेनकोट पहने कुछ गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं और यंग को गले पे एनेस्थीसिया का एक इंजेक्शन दे दिया जाता है ताकि वो फाइट ना कर पाए। यंग को घुटनों पे देख के माँ वहाँ आती है और उसे एक चाकू देके पार्क को मारने के लिए बोलती है ताकि वो अपनी लॉयल्टी प्रूव कर सके, पर इंजेक्शन की वजह से वो अपने होश खो रही होती है। माँ पार्क के पास जाती है जिसे 2 आदमियों ने पकड़ के रखा होता है और वो उसी चाकू से पार्क का गला काट देती है, जिसके मरने के बाद उसे वैन में फेंक दिया जाता है, जिसके बाद किसी लैब में ले जाके पैसों के लिए उसके ऑर्गन्स निकाल लिए जाएंगे। अब माँ यंग के पास वापस आती है और उसे सो जाने के लिए बोलती है, जब टीचर आन और माँ के 2 आदमी चाकू लेके यंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर माँ उन्हें रोकती है और कहती है कि यंग को सजा मैं खुद दूंगी। तभी वो उस पार्किंग लॉट में आता है और टीचर आन समेत माँ के सभी गैंगस्टर्स को बुरी तरह पीटने लगता है। वो सभी यंग से दूर हट जाते हैं और वो माँ से कहता है कि यंग हमारी फैमिली मेंबर है, इसीलिए इसे मारना गलत होगा, पर माँ कहती है कि फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को धोखा नहीं देते। जिसके बाद माँ चीडो नाम के गैंगस्टर से बात करती है। यंग की जब आँख खुलती है तब वो एक शिपिंग कंटेनर में होती है, उन लड़कियों के साथ जिन्हें ट्रैफिकिंग के लिए जापान भेजा जा रहा होता है। कुछ देर के बाद वो शिपिंग कंटेनर खुलता है और कुछ आदमी यंग को बाहर निकाल के शीडो के सामने लाते हैं। शीडो यंग के बाल पकड़ के उसे फेस पे पंच करता है और कहता है कि वो उसे आजाद करने वाला है, जो सुन के यंग को लगता है कि शीडो उसे मारने वाला है और वो अपना चाकू उसकी एक आंख में घुसा के वहां से भाग जाती है। शीडो के आदमी यंग के पीछे भागते हैं और उनसे बचने के लिए वो समंदर में कूद जाती है। अपनी आंख खोने के बाद शीडो ताक नाम के उस पुलिस वाले को मैसेज करता है और $30,000 के लिए यंग को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। उधर होंग, जिसके सर पे चोट आई होती है, सॉन्ग के पास बैठा होता है जब यंग चुपके से उसे हेल्प के लिए कॉल करती है। सॉन्ग रॉन्ग नंबर होने की एक्टिंग करती है और उसे कहती है कि यहाँ कोई अंकल नहीं रहता, जो एक कोड वर्ड होता है जिसका मतलब यंग को छुपने के लिए अंकल के घर जाना है। यंग उस आदमी की शॉप पे जाती है जिसे सब अंकल कहते हैं और वो उसे सॉन्ग का मैसेज देता है और कहता है कि उसने तुझे वू के खाली पड़े घर पे रुकने के लिए कहा है जब तक वो तेरे लिए पैसे और नकली पासपोर्ट रेडी कर रही है। टीचर आन को शक होता है कि सॉन्ग यंग की छुपने में हेल्प कर रही है, इसीलिए वो उससे कहता है कि माँ के तुझ पे बड़े एहसान है, इसलिए तुझे यंग के लिए माँ से गद्दारी नहीं करनी चाहिए। और सॉन्ग ना चाहते हुए भी होंग को यंग की लोकेशन पे भेज देती है ताकि होंग उसे मार डाले। उधर माँ अपने गैंग के साथ शीडो के बार में आती है, जो अब सिर्फ एक आंख से देख सकता है और शीडो उसे अपनी डैमेज आंख के लिए पे करने को बोलता है। माँ उससे कहती है कि मैंने तुझे यंग को सेफली जापान तक छोड़ने के लिए कहा था, पर तूने अपने आदमियों के साथ उससे पंगे लिए, इसीलिए मेरी बेटी ने तेरी आंख छीन ली। वो एक कैलकुलेटर लेके शीडो की आंख और डैमेज का एक अमाउंट लिखती है, जिसमें से वो उसे पाल के बड़ा करने और अपने एरिया में उसे बिजनेस करने देने की कॉस्ट को माइनस करती है, जो अमाउंट ज्यादा होता है। और क्योंकि शीडो के बार का प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं होता, इसीलिए माँ कहती है कि अब मुझे अपने नुकसान की कॉस्ट तेरे ऑर्गन्स बेच के निकालनी पड़ेगी।
शीडो इस इंसल्ट से भड़क जाता है और वो कैलकुलेटर फेंक के अपने आदमियों को चाकू निकालने को बोलता है, पर उसके गैंग के लोग एक एक करके उसे ही चाकू से स्टैब करके मार डालते हैं, क्योंकि माँ अंडरवर्ल्ड में शीडो से कई साल पुरानी होती है और शीडो के राइट हैंड आदमी को ही वो उसकी जगह दे देती है और शीडो की डेड बॉडी को वो ऑर्गन्स के लिए लैब में भिजवाने का बोल के वहां से चली जाती है। उधर यंग वू के उस खाली पड़े घर में आती है जहां होंग गुस्से में उसका वेट कर रहा होता है और वो उसे देखते ही उस पे टूट पड़ता है। होंग ने काफी टाइम से अपनी दवाई भी नहीं ली होती और वो यंग पे माँ की बात ना मानने और फैमिली को छोड़ के जाने के लिए भी नाराज होता है, इसीलिए वो वॉलेंटली एक बेसबॉल बैट से उसे पीटने लगता है, पर वू टाइम पे आके उसे रोक लेता है और कहता है कि यंग हमारी बहन है और मैं तुझे इसे मारने नहीं दे सकता। पर होंग के सर पे खून सवार होता है और वो वू के गले में एक पेन घुसा के फिर से यंग को मारने आगे बढ़ता है और वो उसे रोकने के लिए उसकी गर्दन तोड़ के उसे जान से मार देता है। यंग वू की हालत देख के रोने लगती है और कहती है कि उन्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए, पर वू मना कर देता है और कहता है कि तू प्लीज इस पेन को मेरे गले से निकाल दे ताकि मैं इजीली मर सकूं। और यंग के ऐसा करने से पहले वो कहता है कि माँ से नफरत मत करना क्योंकि वो तेरी बेहद केयर करती है, और वो रोते हुए वो पेन निकाल देती है जिससे वो ब्लीडिंग से मर जाता है। और तभी टाक वहां आके यंग के सर पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है और अपनी कार की डिग्गी में डाल के उसे अपने साथ ले जाता है। यंग को फिर से अपना पास याद आता है जब टाक उसे सूटकेस में डाल के माँ के पास लाया था और उसे कार की डिग्गी में अपना बचपन का वर्जन दिखाई देता है जो बच्ची उसे मौत को एक्सेप्ट करने को बोलती है, पर यंग कहती है कि वो हार नहीं मानेगी और जैसे ही टाक उसे मारने के लिए कार की डिग्गी खोलता है वो उससे लड़ने लगती है और टाक उसे शूट नहीं कर पाता और यंग पूरी जान लगा के उसकी राइफल उसे छीन के उसे पेट में शूट कर देती है। इंजर्ड होके वो जमीन पे गिर जाता है और यंग से खुद को एक और बार शूट करने की रिक्वेस्ट करता है, पर वो वहीं बैठ के स्मोक करने लगती है ताकि टाक धीरे धीरे सफर करके मर सके। उधर शीडो की डेड बॉडी को ऑर्गन्स निकालने के बाद कंक्रीट में दफन कर दिया जाता है और यंग को धोखा देने की वजह से सॉन्ग गिल्ट में आ जाती है और ड्रग्स लेने के बाद अपनी रिस्ट काट के अपनी ही जान ले लेती है। इसके बाद हम माँ को उसी लॉकर नंबर 10 में कुछ रखते हुए देखते हैं जहाँ से यंग मिली थी और घर आने के बाद उसे यंग का फोन आता है जो उससे कहती है कि अब उसके तीनों भाई बहन मर चुके हैं जिसके लिए सिर्फ माँ जिम्मेदार है और माँ उसे घर वापस आने को कहती है। यंग घर आती है और कहती है कि आज हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा और माँ लंच छोड़ के यंग से खुद को खत्म करने को बोलती है और यंग अपना चाकू उसके पेट में घुसा देती है और माँ उसका चाकू पकड़ के उसे दोबारा स्टैब करने का इशारा करती है। यंग रोते हुए माँ को और डीपली स्टैब करती है और माँ दम तोड़ने से पहले उसे लॉकर नंबर 10 की चाबी देती है, जिसके मरने के बाद यंग जमीन पे बैठ के रोने लगती है। कुछ दिनों के बाद यंग इलीगल तरीके से कोरिया छोड़ने का सोचती है, पर वो जाने से पहले उस लॉकर नंबर 10 को खोलती है जिसकी चाबी उसे माँ ने दी थी और वहाँ उसे अपने असली नाम के साथ नए आईडीज और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसपे वही फोटो होती है जो उसने स्माइल करते हुए माँ के स्टूडियो में खिंचवाई थी। और उसे फाइनली समझ आता है कि पाक की मौत के बाद माँ उसे साउथ कोरिया से बाहर भेजना चाहती थी ताकि वो इस क्राइम की लाइफ में इन्वॉल्व ना हो। पर मूवी के एंड में हम देखते हैं कि यंग चाइना टाउन वापस आके माँ की जगह ले लेती है और उसकी रिस्पेक्ट में वही 3 बार सर झुकाने और ड्रिंक गिराने की रिचुअल करती है जो माँ अपनी मदर के लिए किया करती थी। ऐसी ही एक और कोरियन क्राइम मूवी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।